हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग घनश्याम। आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आवाज़ आ रही है ना मेरी, जितने भी लोग देख रहे हैं। हेलो शिवम, हेलो। सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। अभी मैं हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर अब्दुल्ला खान सर, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। अभी देखता हूँ मैं वो आ रहे हैं या नहीं। हाँ वो आ रहे हैं, एक सेकंड में इनवाइट करता Hi, Shaw. हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू सर? Fine. सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। आपको आ रही है ना? हाँ यस सर, बिल्कुल आ हाँ, रही है। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। ओके सर। तो ऑब्वियसली सर थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा लाइव सेशन पहली बार है। तो अगर कुछ गलती हो जाएगा तो नहीं नहीं, मैं। कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। यस सर। और सर जैसा कि आप लोग, आपका जो पहला बुक था सर पटना ब्लूज, ऑब्वियसली हम सब ने पढ़ा है, जितने भी व्यूअर्स उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। मैं चाहूंगा सर आप जरूर इस बुक के बारे में बताएं कि इसकी स्टोरी कैसे, आपको कहाँ से ये चीजें शुरू हुई और कैसे हुई। हाय सिड, थैंक यू ऋषभ। हाँ, तो ऋषभ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लाइव सेशन के लिए इनवाइट किया। Yes, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपका चैनल देखता हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। और मुझे नहीं थैंक लगता आप नर्वस हैं, और होना भी नहीं चाहिए। तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। बेसिकली मैं तो बैंकर हूं, लेकिन अ, लिखने पढ़ने से शौक रहा है शुरू से। पटना में जब मैं कॉलेज में था तब से रहा है। और मैं अखबारों के लिए लिखता था, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। बाद में बैंक में आने के बाद थोड़ा पढ़ाई लिखाई से नाता दूर हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं वापस आया और मैंने फिर से लिखना शुरू किया। और पटना ब्लूज मेरी पहली किताब है, जो मूलतः तो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि ये एक्चुअली हिंदी उपन्यास है जो आपने अंग्रेजी में लिख दिया। तो ठेठ बिहारी उपन्यास है, तो छोटे शहर की कहानी। तो फिर मैंने खुद ही उसको हिंदी में लिखा, ताकि उसका जो इसेंस है, जो खुशबू है, मिट्टी की खुशबू है, जी। वो कहीं खो न जाए। अनुवाद में खासकर होता है कि अगर रसगुल्ला को अंग्रेजी में स्वीट लिख दें और बाद में स्वीट को ट्रांसलेशन करने में कोई मिठाई लिख देगा, कोई बताशा लिख देगा, तो एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि वाकई में क्या था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अ, अपनी कहानी अपने। वैसे तो मैं भोजपुरी में लिखना चाहता था, लेकिन भोजपुरी का पब्लिकेशन या रीडरशिप ऐसा नहीं है। तो ये उपन्यास है जो मूलतः ये जैसे ये है, ये अंग्रेजी में पटना ब्लूज, और इसका अनुवाद हिंदी में है, जो मैंने खुद ही किया है। एक्चुअली में अनुवाद है नहीं, ये मैंने फिर से उसको लिखा है, रिक्रिएट किया है। और हिंदी में मैंने वो मुहावरे, वो कहानियाँ, वो बातें जो शायद अंग्रेजी भाषा में संभव नहीं था, अ, तो उसे वो मूल रूप में हिंदी में लिखा है। जैसे सर एक। भोजपुरी में कुछ शब्द हो या उर्दू की शायरी हो, जो जी हिंदी में मजा आएगा वो अंग्रेजी में नहीं आ सकता, ट्रांसलेशन बिल्कुल में तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये चीजें आपके बुक में दिखी भी सर, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा सवाल भी था कि ये जितनी हिंदी शायरियां और जितनी हिंदी वर्ड्स का आपने इस इंग्लिश बुक में इस्तेमाल किया है, वो एक बहुत ही डिफरेंट था। मतलब बहुत रेयर देखा गया है ये चीज कि इंग्लिश बुक्स में ये हिंदी इतनी खूबसूरती से लिखी गई हो। नहीं। हाँ, लेकिन करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब इंग्लिश फिक्शन में पढ़ेंगे
इंग्लिश फिक्शन वेस्टर्न कंट्री में जो पब्लिश होती हैं किताबें डिफरेंट, तो जैसे चिमामांदा निगोजी हैं नाइजीरिया के, तो वो वहाँ जो नाइजीरियन वर्ड्स हैं अ, वो यूबू यूबू ट्राइब से आती है, तो यूबू भाषा के जो शब्द हैं वो यूज़ करती हैं। कोई अगर लैटिन अमेरिकन राइटर है तो स्पेनिश के वर्ड्स यूज़ करता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और उस तरह से इसी तरह हिंदुस्तानी राइटर्स में पहले नहीं करते थे। मुल्कराज आनंद के समय में अगर गाली देना हो तो कहते थे यू ब्रदर इन लॉ, तो यू ब्रदर इन लॉ गाली नहीं होगा। तो लेकिन सलमान रुश्दी ने ये परिपाटी बदल दी, और उन्होंने पहले काफ़ी इस्तेमाल किया हिंदुस्तानी वर्ड्स को गाली गलौज के अलावा, और भी जो भी हिंदी उर्दू के शब्द थे उन्होंने बिना समझाए हुए, बिना मीनिंग बताए हुए अपने उपन्यास में इस्तेमाल किया। उसके बाद ये थोड़ा मेन स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गया और लोगों ने यूज बहुत करना सारी स्टार्ट। किताबों में इस्तेमाल हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं ना, अब लिट्टी चोखा को क्या करेंगे, लिट्टी चोखा तो लिट्टी चोखा ही होगा ना। सही अब कोई बात। बेहुदा है, यस। बेहुदा वाला इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं मिल सकता, बेहुदा बोलेंगे तब भी आएगा। और भी सारे शब्द हैं, खासकर स्लैंग जो है वो अपने मूल भाषा में ही अ, असर डालता है, और एक तरह की फील मिलती है दूसरे भाषा के। जब रीडर पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये डिफरेंट कल्चर से आया है, यस यस डिफरेंट है, तो वो एक तरह से दूसरे तरह का महसूस होता है, एहसास होता है, तो वो अच्छी फीलिंग जो। और यस। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अंदाज लगा लेते हैं। हम भी हाँ बहुत कि सारे ये उपन्यास क्या चल पढ़ते रहा हैं है। जिसमें स्पेनिश या पुर्तगीज या अरेबिक वर्ड होते हैं, बट वी जी। गेस कि हाँ ये ऐसा कर रहा हो, ऐसा ऐसा कुछ बोल होगा। रहा हो। जी जी बिल्कुल सर। सर आपके बुक में जो एक यूपीएससी का जिक्र है सर, ऑब्वियसली बिहार और यूपीएससी का एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का एक कनेक्शन रहा है, जहां भी बिहार रहते हैं वो यूपीएससी। तो आपने कभी इस चीज के लिए ट्राई किया, नहीं नहीं प्रिपरेशन किया था, यूपीएससी? मेरे वालिद जो थे बिहार पुलिस में थे, उनको बड़ा शौक था कि मैं आईपीएस बनूं या आईएएस बनूं। मेरा उतना शौक नहीं था, उनका शौक। मैंने अच्छा। दिया भी था इम्तिहान और अ, नहीं हुआ। मैं उतना उतनी शिद्दत के साथ मैंने, टू बी ऑनेस्ट, कोशिश नहीं की। तो एक एक चीज और था सर, मुझे एक चीज और पूछना था, जिसमें आपने आरिफ ने जैसा सुमित्रा को एक्सप्लेन किया था, जब उसने पहली बार सुमित्रा को देखा था, वो हम्म, एक बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही यूनिक था। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि वो एक्सप्लेनेशन आया कहाँ से, मतलब वो चीजें जो थी, वो ग्लिम्स जो था वो, नहीं कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, जब जैसे। जब उसने पहली बार देखा था, जब वो गार्डन में हाँ बैठे हुए थे और ब्लैक साड़ी, हाँ 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 वो हाँ वो वो जो चल रहा था सर, वो एक एक बहुत ही यूनिक था सर उस बुक में। हाँ। वो देखिए, कोई भी कहानी लिखता है वो तो कल्पनाशीलता काम करती है। कई यस बार सर पूछते बिल्कुल। हैं आपके साथ हुआ था क्या, तो मैंने तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो सब मेरे साथ नहीं हो सकता। तो यस सर। कहीं ना कहीं आदमी के शायर या राइटर जो होता है ना, उसके यस सर। फिक्शनल फ्रेंड बहुत होते हैं। जैसे एक शायर की हाँ। प्रेमिका होती है, वो रियल में होती नहीं, जो यस रियल सर। में होगी वो उतनी अच्छी हो भी नहीं सकती। और जब रियल में हो जाएगी तो फिर वो खत्म। तो काल्पनिक प्रेमिका होती है, या एक यस। कल्पना में एक तस्वीर होती है जो यस सर। आप क्रिएट करते हैं। आपके अपने पैरामीटर्स होते हैं, सोच होती है कि ऐसी औरत होती, इस टाइप की होती, ये उम्र होती, ये बाल होता, वो उर्दू शायरी भी पढ़ती है, वो भी करती है। यस सर। और ये कैरेक्टर थोड़ा रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड था कि एक फैमिली जिनको हम जानते थे, तो यस उनके सर। घर में ज्यादातर लोग काफी कंजर्वेटिव थे। जैसे कि अब मुस्लिम के यहाँ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। उनकी ओ। छोटी बहू थी वो लिबरल थी, तो हम लोग के अच्छा। फैमिली से उनके छोटी बहू से जान पहचान। लेकिन उनकी अच्छा। जो सास थी, जो 80 साल की थी, वो बहुत ओपन माइंडेड, बल्कि मुस्लिमों के लिए वो बहुत पॉजिटिव सोचती थी। मुझे अच्छा। बहुत मानती थी, आओ बेटा बैठो ये वो। तो एक बार मैंने पूछा, दादी जी ये बताइए कि बुरा मत मानिएगा, आपके घर में बहुत लोग काफी कंजर्वेटिव है, खाने पीने में भी परहेज करते हैं, लेकिन आप कैसे हैं? क्योंकि पूरा कहते हैं ना कि बूढ़ा पुरनिया ज्यादा ज्यादा कंजर्वेटिव ही होता है, ज्यादा। इन सब चीजों हाँ में। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उल्टा था। तो उन्होंने बताया कि बचपन में वो जब छोटी थी तो उनके फादर का एक ऐसे जगह पर ट्रांसफर हुआ था जहाँ पर पूरा अच्छा। मुस्लिम फैमिली और कोई ओ। था ही नहीं। तो उनको मकान किराए मिला थे मुस्लिम फैमिली में, उनके फादर थोड़ा ओपन माइंडेड थे।
तो वहां पे उर्दू और सब बुर्का पहन के जाती, जिनको भी मन करता था मैं बुर्का पहनने, माँ मना करती थी, फिर भी कभी कभी चोरी छुपी। तो बोले कि उस माहौल में रहे फैमिली की तरह, तो मुझे ये कल्चर से पसंद आ गया। तो मैंने ज्यादा सोचा, अटैचमेंट। हाँ मैंने सोचा कि ये कैरेक्टर आज से 50-60 साल पहले का ना होके 20-25 साल पहले का हो, और वो लेडी जो अच्छा। है वो उस मोहल्ले में रह के वो चीज कर पाती। जैसे उर्दू का शौक है तो वो उर्दू वाकई में सीख लेती है, या अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो ये सोच के मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर आया और मैंने बना दिया। ऐसे ही बनती है कहानी ना। यस यस बिल्कुल, क्योंकि सर एज कहीं ए से कुछ ऑथर ये, नहीं। एज ए ऑथर सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक कैरेक्टर को बनाना, कैरेक्टर को लिखना, एक स्टोरी को सोचना। तो हाँ लेकिन ये एक बार जरूर आप जान। प्रोसेस में घुस जाते हैं ना, जैसे क्या होता है ना कि लोहार कोई काम करता है, बढ़ई कोई काम करता है, तो हमें जी लगता सर। है कि कितना मुश्किल है सोफा बनाना, लेकिन जी उसके लिए जी। उतना मुश्किल नहीं होता। उसी हाँ तरह बिल्कुल, से ये जो मुश्किल होता है। राइटिंग, जो क्रिएटिव चीज फील्ड में है, उनको ये थोड़ा सर। सा तो एक गॉड गिफ्ट होता है। बाकी ये आप उसको कितना अ, अ, उसको बेहतर करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी नई चीजें सीखते हैं। जी जी। तो ये 2-3 चीजें होती हैं कि एक तो गॉड गिफ्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं हाँ है तो आप अगर राइटर या शायद नहीं बन। नहीं बन सकता। लेकिन उसको कितना मथते हैं, जैसे मेरा बैकग्राउंड है प्योर हिंदी भोजपुरी वाला। मैं तो लेकिन सर आपके हाँ राइटिंग से बहुत ही डिफरेंट लगता है ये चीजें। हाँ ठीक है, मैंने अपने आप को उस हिसाब से सोचा। दरअसल मेरे पिताजी, और अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे, लास्ट मंथ ही पास्ट अवे। ओ, तो उनका जोर था अंग्रेजी पे बहुत पहले, क्योंकि वो आ, आ, अभी ताजा ताजा जख्म है, तो थोड़ा उनके अच्छा बारे में अच्छा। बोलना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं दूसरी जमात में था, क्लास 2 में था, तो पिताजी कहते थे अंग्रेजी पढ़ो यही काम है। तो मैं बहुत परेशान होता था, क्योंकि हम लोग के टाइम में क्लास 6 से अंग्रेजी शुरू किया जाता था। जब मैं छोटा था तो 5 क्लास से, जब मैं 5 में आया तो 6 कर दिया। लेकिन मेरे पड़ोस में एक उपाध्याय जी करके टीचर रहते थे। दरअसल वहाँ बिहार पुलिस में वो हेड मास्टर थे, तो वो अच्छा। मुझे बहुत मानते थे। तो वो कहते थे तुमको अंग्रेजी कैसे आती है? उनके पिताजी पढ़ाते हैं, अब्बा पढ़ाते हैं, तो थोड़ा आती है। और आती क्या आती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आती थी। दिस इज कैट, दैट इज दैट, ABCD और यही सब 10-20 जो शब्द होते हैं वो आते थे। जी। लेकिन मैं जिस माहौल में था वो बहुत बड़ा ज्ञान था, मतलब बहुत बड़ा नॉलेज था वो, कि मुझे सिंपल सेंटेंस लिखने आता है क्लास 2, और किसी को नहीं आता था। ज्यादातर बच्चों को शायद ABCD भी नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता था सरकारी स्कूल में, तो 5वीं जमात से पढ़ाया। जी जी। तो वो क्या करते थे उपाध्याय जी, जब इंग्लिश का क्लास चल रहा हो, क्लास 5 का, सबसे हाईएस्ट क्लास था 5, तो चपरासी को भेजते, जाओ अब्दुल्ला को बुला लाओ। तो मैं क्लास 5 में जाके क्लास 2 का स्टूडेंट अंग्रेजी का क्लास करता था। और वहां पर लड़के लड़कियों में ग्रुप बटा हुआ था, दाएं तरफ लड़के बैठेंगे, बाएं तरफ लड़कियां। लड़कियां कहती थी नहीं नहीं, मैं छोटा था ना, आओ भाई हाँ आओ बाबू बैठो मेरे साथ। तो लड़कियों के बीच में दीदी दीदी बोल के हम बैठ जाते थे, और उस समय 5 पैसे का लेमन जूस आता था, खूब मिलता था, क्योंकि हाँ। उनको जी। मेरी नकल करनी थी। मेरी नकल करनी थी, डिक्टेशन भी नहीं लिख पाएंगे सेंटेंस। लड़के कहते थे नहीं वो तो बॉय है, वो मेरे साइड में बैठेगा, लड़कों के साइड में बैठेगा, उस पर लड़ाई होती थी। लड़कियां कहती नहीं ये तो बच्चा है, ये कहीं भी बैठ सकता है। तो मोस्टली लड़कियां दबोच के बैठा लेती थी बीच में। और सब दीदी दीदी थी, तो डर के बारे हम बोलते भी नहीं थे वो, सिर्फ इसलिए कि डिक्टेशन में मेरी नकल मार सके। तो उस समय थोड़ा पिताजी के जोर में वो, और 7वीं में जब थे, पिताजी ने सारे हिंदी अखबार मैगजीन बंद करवा दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन, ये सब शुरू करवा दिया। उस समय बहुत गुस्सा आता था, क्रिकेट न्यूज कैसे पढ़े भाई, फिल्म का न्यूज कैसे पढ़े। कैसे पढ़े। तो भार्गव डिक्शनरी का सहारा होता था। भार्गव डिक्शनरी ऐसे बहुत खराब डिक्शनरी है, जिससे दुश्मनी हो उसको दे दो, अंग्रेजी शायद न सीख पाए वो। लेकिन मतलब बढ़िया डिक्शनरी नहीं है, फिर भी उसने मुझे काफी कुछ हेल्प किया। वही भार्गव डिक्शनरी के जरिए मैं पढ़ के, क्रिकेट वाला न्यूज अपने काम का था ना, तो वो समझ जाते थे, बाकी समझ में ना आए, सही। क्रिकेट वाला फिल्म वाला समझ जाते थे। तो वो थोड़ा धीरे धीरे उसमें
अंग्रेजी थोड़ी सुधरने लगी 7वीं तक की। अच्छा। उसके बाद उपन्यास पढ़ने का चस्का देवकी नंदन खत्री ने लगवाया। ओ। तो पहली बार जब एक अखबार आता था प्रदीप, तो उस अखबार में जी। चंद्रकांता का एपिसोडिक पब्लिश होता था, हर रोज एक चैप्टर, हर रोज एक चैप्टर। तो सुबह 5 बजे उठ के अखबारे वाले को घूरते रहते थे कब आएगा कब आएगा। और बहुत पिताजी से लड़ के प्रदीप अखबार पहले आता था, प्रदीप और सच लाइट। आप लोग उस समय शायद पैदा न हुए हों, बंद हो गया था। हाँ ये। वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस खुल गया था। तो प्रदीप और सच लाइट अखबार आता था, इंग्लिश में सच लाइट, वो प्रदीप पब्लिश करता था। बाद में जब 10-20 चैप्टर पढ़ लिए तो फिर बेचैनी होने लगी। हम कहे किताब कहाँ मिलेगा, तो स्टेशन पे मिला, दरभंगा स्टेशन पे 12 रुपया में पहली किताब खरीदे थे चंदा। उसके बाद दूसरी किताब मैंने निर्मला पढ़ी, फिर मैं थोड़ा सीरियस लिटरेचर की तरफ आ गया, चंद प्रेमचंद, फिर बांग्ला लिटरेचर का अनुवाद सब जो है वो पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और अंग्रेजी उपन्यास तो बहुत बाद में, इंटर में आने के बाद पहली बार पढ़ा। ओ। तो पहली बार पढ़ा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का। उसके कुशवंत सिंह का। बाद मैंने, हाँ, अमित चौधरी की एक किताब थी स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस, उसने मैंने फुटपाथ में खरीदा 30 रुपये में। उसके बाद इंग्लिश ऑगस्ट खरीदा था, नई किताब, इंग्लिश। फर्स्ट अंग्रेजी में नई किताब, जी। 67 रुपये की, मुझे अभी तक याद है। बार्गेन कर के वो 62 रुपया 63 रुपया में दिया था। इंग्लिश ऑगस्ट बहुत अच्छा उपन्यास है, ठीक है। हाँ, मतलब बाद में उन्होंने लिखा ही नहीं उतना अच्छा। तो दैट वाज माय फर्स्ट परचेज, मतलब नई किताब। उससे पहले सेकंड हैंड खरीदा था। फिर पिताजी बिहार पुलिस हेड ऑफिस में थे, तो वहाँ लाइब्रेरी, तो कुछ भी मिलता था लाइब्रेरी। पढ़ लेते थे। हाँ जी। चाहे वो जासूसी हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे बुकर विनिंग हो, चाहे नोबेल प्राइज विनर हो, सीरियस लिटरेचर हो, हाँ बुक हल्का हो, पढ़ने सब वाले के कुछ। लिए बुक लवर हर चीज, हर बुक ही मिल जाता है, हाँ, जो बुक मिल जाए वही तो बुक वो पढ़ेंगे। पहले की तरह मेरी अभी उतनी रीडिंग नहीं है जितनी पहले। पहले तो कुछ भी पढ़ लेते थे, अब तो बहुत चूजी हो गए। जो। और खासकर जब अखबार मैगजीन वाले रिक्वेस्ट करते हैं कुछ रिव्यू कर दीजिए, कुछ इंटरव्यू ले दीजिए, देन वो जी। हो जाता है ड्यूटी की पढ़नी। पढ़े तो हाँ कुछ, स्पेसिफिक। वो पढ़ना पड़ता है, तो कॉलम वगैरह लिखना हो, देन वो पार्ट ऑफ द जॉब हो जाता है। तो ऐसे यस मेरी सर। कहानी शुरू हुई। और मैंने लिखना शुरू कर दिया था जब, हाँ, एक और चीज हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल सर। 90s में मैं अपने छोटे भाई को इंग्लिश पढ़ा रहा था। पता चला कि जॉर्ज ऑरवेल जो है मोतिहारी में पैदा हुआ। तो ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार, हाँ मोतिहारी का जॉन। बंदा इतना बड़ा राइटर, हम भी तो वहीं के हैं, हम भी क्यों ना ट्राई करें। राइट तो वो कहीं राइटर ना बन। कहीं मोटिवेशन। जी। तो मैंने कोशिश शुरू कर दिया था बीएससी में थे तब, अच्छा लेकिन सर तो। सीरियसली लिखना शुरू किया 97। अच्छा सर एज ए ऑथर सर तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता होगा सर कि किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करना, स्टोरी को चूज करना। हाँ, वो धीरे धीरे आप सीखते हैं। पहले तो मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही काम करता था। उस समय तो उतना मुझे टेक्निक पता नहीं था, क्या होता है कैसे होता है, ग्रामर पता नहीं था। एग्जैक्टली। तो कई बार जी। ग्रामर नहीं जानना भी अपना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, आप अपना नेचुरल फ्लो में लिखते हैं। रपटना ब्लूज हाँ। जब मैंने लिखना शुरू किया, तो उस समय थोड़ा मशी टाइप का रोमांस था। आपकी तरह हम भी जवान थे, तो उस समय प्रायोरिटीज अलग हो जाते हैं, सोच अलग होती है। तो जी। रोमांटिक टाइप का नोवेल था। बाद में ये इतना पॉलिटिकल भी बन गया, इतना सीरियसनेस आ गया। इनिशियली इट वाज ए रोमांस टाइप का कह सकते हैं, रोमांस टाइप हाँ का नोवेल था मोस्टली, जी। अबाउट ए कैरेक्टर कॉल्ड सुमित्रा। और सुमित्रा का नाम पहले सुष्मिता था। अच्छा। तो किसी ने कहा कि ये बिहारी नाम नहीं लगता, ये एक बंगाली टाइप का नाम लगता है, कोई सुष्मिता ऐसा नाम एग्जैक्टली रखो हाँ। जो, हाँ, इट इज मोर। और सुष्मिता सेन मिस इंडिया बन चुकी थी, तो बोले हाँ सुष्मिता कहते उसकी तस्वीर दिमाग में आ जाता है। तो हाँ। वाइट इज ऐसा नाम रखो कि कोई तस्वीर ना है, कोई पॉपुलर नेम ना। तो आई चेंज दैट। और आरिफ नाम मुझे ये लगा कि एक आरिफ इमाम करके बिहार में एथलेटिक्स के कोच थे। ऐसे तो वो अंकल थे, लेकिन ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट। तो उनका अच्छा। नाम मुझे पसंद आ गया, तो मैंने नाम करके टाइटल चेंज कर दिया। हाँ। तो ऐसे बनती है कहानियां, कहीं से भी मिल जाती है। जैसे पटना ब्लूज की कहानी कुछ यूं शुरू हुआ कि अन्ना केरेनीना मैं पढ़ रहा था, लियोतॉफ साय का जो फेमस नोवेल है, उपन्यास है, उसमें भी एक यंग अच्छा। लड़का और एक मैरिड लेडी के बीच रोमांस का है जी। कहानी। तो वहां से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया कि ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि समटाइम यू आर। और जो बिहारी कल्चर था कि लव का मतलब ये नहीं है, उस समय इंटीमेसी को शायद हम लोग जिस
वक्त में पढ़े उस समय बुरा मानते थे। प्यार जी। मतलब दूध से, पवित्र प्रेम, गंगा जल की तरह प्रेम, तुलसी की हाँ, तरह प्रेम, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में कूट कूट के भरा गया है। बड़ा बड़ा रहता था। हाँ, कि आपकी प्रेमिका है लेकिन उसको टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं जब तक फेरे न लग जाए या निकाह न हो जाए। तो उस टाइप का पवित्र प्रेम वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बढ़ गया, तो वो कैरेक्टर वही 90s का ही था। बिल्कुल पसंद वो तो करता है लेकिन अपने दायरे को तोड़ने की हिम्मत नहीं है उसकी। नहीं करता है। जी बिल्कुल। ये और सारी कैरेक्टर चीजें तो बिल्डअप में, हाँ, कैरेक्टर बिल्डअप में सब तरह से लोग करते हैं। कई बार कैरेक्टर को उठा के ही कहानी करते हैं। मेरा थोड़ा टेक्निक अलग है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे कहानी ढूंढा। अब मैं क्या कि कौन बंदा मेरे आसपास है जो इसमें जो फिट हो इसमें सेट हो सकता रहा है। है। हाँ, तो मैंने ईशव को पकड़ लिया। हाँ, ईशव है, इसकी स्माइल अच्छी है। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है, जैसे इसका चश्मा उतरवाना है, बाल को बड़ा करना है, या हाइट बढ़ानी है, मतलब हम अपने कहानी के हिसाब से। जी जी फिर बिल्कुल। उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ सोच क्या है, पॉलिटिकल लीनिंग किधर है, कैसे बात करता है, जल्दी करता है, तेज करता है, उसका अपने बारे में क्या व्यू है, उसके आसपास लोगों के बारे में क्या व्यू है। तो ये जी सारी चीज करके हमारे पास एक कैरेक्टर है, लेकिन एक दिमाग में है कि ईशव का ही मेकअप किया हुआ रूप है, तो इट बिकम्स इजी, कुछ मिस नहीं होता, दिमाग में रहता हाँ, है। हाँ, और हाइट है तो एक लंबा है रेफरेंस तो मिल ऑब्वियस जाता बात, है एक उसके। रिफरेंस। हाँ। कई तो लोग अपना पूरा ग्राफ बनाते हैं, हम भी कई बार कैरेक्टर्स को लेके पूरा चार्ट क्रिएट करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं कि किस टाइम में अच्छा। उसकी उम्र कितनी थी, कब पैदा हुआ, उसका टेस्ट क्या है, सब्जी कौन सी पसंद है, कपड़ा कैसे पहनता है। फिर एक रिलेशनशिप मैप भी बनाते हैं बहुत लोग, खासकर टीवी राइटिंग में ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। 3 कैरेक्टर है, ए बी सी। ए बी के बारे में क्या सोचता है, सामने से और अंदर से। मेरे हाँ बारे में हाँ। आपके दो विचार हो सकते हैं ना, एक मुंह पे बहुत स्मार्ट है, हाँ जी, बिल्कुल। मन में कहेंगे अरे यार ऐसा ही है, बकवास करता रहता है। तो वो चार्ट बनाते हैं कि ए बी के बारे में क्या सोचता है, बी ए के बारे में क्या सोचता ओके। है, ए अपने बारे में क्या सोचता है, और ए शो ऑफ क्या करता है। जी तो कैरेक्टर का पूरा ग्राफ बन गया कि ए जितने कैरेक्टर उनके बारे में क्या सोचता है और क्या दिखाता है। तो ये इसको रिलेशनशिप मैप कहते हैं, एक्सेल में बना के एकदम चार्ट बना के बनाते हैं, टीवी में खासकर बनाते ये हैं, काफी ताकि डिफरेंट है सर। कंट्राडिक्शन ना। हाँ, ये काफी मैथमेटिकल हो जाता है, हाँ वाह, तो ये काफी कंट्राडिक्शन ना हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काम नहीं आएगी। 10 तरह की सब्जी उसको पसंद है, हाँ ये करेला से उसको चिढ़ है, तो वो शायद आपके स्टोरी में काम ना आए, लेकिन आपको पता हो जाता है कि इस बंदे की पर्सनालिटी क्या है, इसकी कमी क्या हाँ है, और हीरो का नेगेटिव पॉइंट और विलेन का पॉजिटिव पॉइंट, इस पे भी काम करते हैं कि विलेन का एक दो पॉजिटिव पॉइंट है, हीरो का एक दो नेगेटिव पॉइंट। ये जी। जरूरी होता है वेल राउंडेड कैरेक्टर के लिए, नहीं तो फ्लैट हाँ कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर शुड नॉट बी फ्लैट, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। रावण में हाँ भी जी। जैसे रामायण पढ़ेंगे ना, रामायण और महाभारत, ये दो किताबें हम सबको रिकमेंड करते हैं कि रीड ओरिजिनल पढ़ो, ये नहीं रामानंद सागर वाला या बी आर चोपड़ा वाला नहीं, वो तो बिगड़ा हुआ रूप है, असली पढ़ो, असली ट्रांसलेशन। तो उसमें इतनी कहानियां और कैरेक्टर्स को देखो, रामायण में कोई परफेक्ट नहीं, राम जी भी जी मिस्टेक करते हैं, रावण भी अच्छा बिल्कुल। काम करता है, एक एंगल से सब हीरो, एक एंगल से सब विलेन। सब लेना। तो ये इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कि कोई हीरो नहीं, दुर्योधन भी हीरो है, और अर्जुन युधिष्ठिर भी भी कहीं ना विलेन है, कहीं। अपनी हाँ जी बीवी को बिल्कुल। दाव पे लगा दिए। बिल्कुल दुर्योधन बिल्कुल। बढ़िया राजा था, ही वॉज ए वेरी गुड किंग। पांडव को हाँ लोग जी। भूल गए। जब पांडव जी। को सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई ना, जब वनवास से वापस आए, तो कोई याद नहीं रखता था, कहता अरे याद नहीं। दुर्योधन इतने अच्छा राजा है, इनको क्यों बनाए। हाँ सही है। स्टार्टिंग पॉइंट वो था कंफ्यूजन, बिल्कुल लोग भूल बिल्कुल। गए थे दुर्योधन हाँ का हाँ। राज इतना अच्छा। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, जब आप किसी के मल्टीपल बारे में। कैरेक्टर को लेके और डिफरेंट एंगल से कैरेक्टर्स को देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हीरो की एक दो कमी और विलेन की एक दो अच्छाई, वो कहानी में कहीं ना कहीं आए तो लगेगा कि हाँ रियलिस्टिक कैरेक्टर रियलिस्टिक कैरेक्टर है। जी बिल्कुल। सर एक बुक्स में आपके सर कई सारे ये भी हैं, शायरी वगैरह भी हैं सर। है। और आपने जब भी वो आर्टिकल भेजा था सर, तो इससे ये चीज भी लगा था कि शॉर्ट स्टोरीज आपके पास एक कलेक्शन बहुत ज्यादा है सर। तो मैं चाहूंगा सर कि आप एक आध शॉर्ट स्टोरीज वगैरह या शायरी वगैरह सर शेयर करें सर। शायरी मैं सुनाता हूँ आपको। जी। शायरी तो मैं थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, कविताएं कभी कभी लिख लेता हूँ,
नज़्में कहेंगे, नज़्म। गज़ल भी थोड़े बहुत लिखे हैं कभी कभार, लेकिन गज़ल बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। गज़ल में इतना ग्रामर होता है ना, जो बहुत, अच्छा। गज़ल का एक एक शब्द को वजन के हिसाब से नापा जाता है ना। ऐसे तो जैसे तैसे लिख दो, लेकिन प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत उर्दू के शायर हैं जो मुझे जानते हैं तो तुरंत गलती पकड़ लेंगे। जैसे राजेश रेड्डी है, तो उनसे बड़ी अच्छी अच्छा। बनती है, उर्दू के बड़े शायर हैं राजेश रेड्डी, उनसे बनती है। तो गज़ल तो नहीं, लेकिन शायरी करते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ इसमें बिल्कुल जो सर। मैंने कविता इस्तेमाल किया है। गिव मी 1 सेकेंड। एक्चुअली क्या है ना कि शायरी इस्तेमाल करने के पीछे दो मकसद था। एक तो जो सुमित्रा है उसका जी सर। कैरेक्टर क्या है कि वो शायरी करती है। अच्छा, जी आरिफ जी को भी बिल्कुल। शायरी पसंद है। शायरी पसंद है तो जी। मैंने, हाँ, तो मैंने ये इस्तेमाल किया कि इससे कैरेक्टर्स का जो ग्राफ है बॉन्डिंग है वो बहुत। सही दिखेगा। अगर जी जी। शायर है तो वो तो ऑब्वियसली अपने बोलचाल में, अपने लिखावट में, अपने डिस्कशन में वो शेर व डिस्कस शायरी जरूर लाएगा, जरूर जिसको भी इस्तेमाल करेगा। आती है। तो बिल्कुल। उस वजह से हमने उसको किया। और पोएट्री का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी किया गया है। मतलब यूं नहीं कि यूं ही डाल दिया आपने, वो बिल्कुल आता है स्टोरी को आगे ले जाने के लिए। और एक तरह से शेर में क्या होता है कि 2 लाइन में वो 1000 वर्ड कह देते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। जी। तो 2 लाइन में सारी बात, जैसे वो कहता है कि वो प्यारे के एहसास है इसे रूह से महसूस करो, करो हाथ से प्यार छू को। के इसे रिश्तों का इंतजाम करो। तो हाँ एक जी। तरह से ये हिंट मिल जाता है कि आरिफ क्या करने जा रहा है। हाँ। तो ये एक है काम चलाऊ ख्वाब करके, एक मेरी नज्म है, जिसको मैंने पहले लिखी थी, लेकिन बाद में इसको इस्तेमाल किया। कि होता क्या है कि जिंदगी की शुरुआत होती है तो हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं। कोई बिल्कुल। कहता है आईएएस बन जाएंगे, कोई एक्टर, कोई कुछ, कोई, लेकिन धीरे धीरे वो ख्वाब एक एक स्टेप, चलो यूपीएससी नहीं हुआ बीपीएससी कर निकल। लेते हैं, बीपीएससी नहीं हुआ रेलवे कर लेते हैं, और कई बार जाके वो एकदम बिल्कुल जमीन पे बैठ जाता है। तो उस जो बिल्कुल। जमीन पे बैठ गए, लेकिन इंसान जिंदा रहता है, जिंदगी अपना रास्ता तलाश कर लेती है। जी सर। और जो ख्वाब आपके हाथ पड़ता है उसी ख्वाब से आप काम चला लेते हैं, उसी ख्वाब से आप मैनेज करते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी तो जी। उसको मैंने रखा नाम काम चलाओ ख्वाब। आपने सपने तो बड़े देखे लेकिन मिला नहीं। जैसे नहीं बोलते मिला। कि अरे मुझे तो चाहिए था बड़ा सा घर, लेकिन ठीक है, ठीक वन है बी एच इसी के में। है, काम चलाऊ है। तो ये हाँ। ख्वाब काम चलाऊ है, छोटा सा ही है लेकिन काम चल रहा है। ठीक है। तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काम चलाऊ ख्वाब। यादों की कश्ती पर बैठकर ख्यालों के समंदर में निकल पड़ा था मैं, तलाशने अपने बरसों पहले डूबे हुए ख्वाब को। शक व शुबहा के स्याह बादल, नाउम्मीदी के दहशत अंगेज तूफान, अंदेशे की ऊंची ऊंची लहरें रोकती रही मुझे। मेरे हौसले की पतवार अब छूटने ही वाली थी मेरे हाथों से, तभी मुझे दिख गया उम्मीदों का लाइट हाउस। और मैं समझ गया यही है साहिल हसरतों के जजीरे का। इस जजीरे पे एक जंगल है तसव्वुर के दरख्तों का। इस अजनबी जजीरे पर मेरा खोया हुआ ख्वाब मिले न मिले, मगर मुझे कोई न कोई ख्वाब मिल ही जाएगा, कोई भी छोटा मोटा काम चलाऊ ख्वाब। एक्चुअली इसमें थोड़ा उर्दू के कुछ भारी भरकम शब्द यूज किए गए हैं, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इसमें जो बिल्कुल। शायर है, कवि है, कह रहा है कि यादों के नाव पे बैठकर मैं ख्यालों के समंदर में निकला था, अपने पुराने सपने या ख्वाब को ढूंढने, जो डूब गया था। और जब निकला ढूंढने के लिए तो मन के अंदर शक था, वो नाउम्मीदी थी और अंदेशा था, मतलब डाउट था कि नहीं होगा। ठीक मिलेगा हाँ। तो डाउट की ऊंची ऊंची लहरें मुझे रोकती रहीं, और मेरे हौसले की पतवार, हौसले का जो पतवार था वो मेरे हाथ से छूटने वाला था, तभी दिख गया लाइट हाउस। वो लाइट हाउस कौन था? उम्मीदों का, होप उम्मीद का। होता। और मैं समझ गया कि साहिल मतलब किनारा, यही किनारा है हसरतों के जजीरों का। मतलब जो मेरी उम्मीद है, मेरे ख्वाब हैं,
उसका ये द्वीप है, स्वप्न द्वीप है, सपनों का द्वीप है ये। और उस सपनों के द्वीप पे एक इमेजिनेशन के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा। इमेजिनेशन के या ख्यालों के पेड़ लगे हुए हैं। और इस अजनबी द्वीप पे, सुनसान द्वीप पे, मुझे मेरा खोया हुआ सपना शायद न मिले, लेकिन मुझे कोई छोटा मोटा ख्वाब तो मिल ही जाएगा मिल ही गया है। जो इससे मैं काम चला लूंगा। तो ये आरिफ के जिंदगी का एक सार भी है कि जो शुरुआत करता है तो हाँ, कलाइयत से शुरुआत कम में नहीं, मैं भी यही सोच रहा और था। लास्ट में वो एक क्लरिकल जॉब से भी खुश होता है। हाँ हाँ, एक्चुअली ही इज मतलब हैप्पी। हैप्पी। तो उसको विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे पॉसिबल। हाँ। और ये हर लेवल पे होता है। मेरे क्लास में एक लड़का था, ही वॉज वेरी ब्राइट। वो सोचा था ऐसी लड़की से शादी करेंगे, वैसी से करेंगे। बाद में उसका कैरियर बिल्कुल नहीं चला, और ऐसी नौबत आ जाएगी कहीं से रिश्ते नहीं आए, गंजा हो गया। तो उसका रिश्ता फिक्स हुआ एक जगह पे। उसने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की मिल गई है, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश था। तस्वीर दिखाया था, आई वॉज शॉक्ड। बिलो एवरेज लड़की थी, लेकिन एक जमाने में वो किसी मॉडल और स्टार से कम सोचता ही नहीं था। आज के डेट में वो एक बिलो एवरेज लड़की से शादी करके भी ही वॉज हैप्पी। बात ये नहीं यस कि वो सर, कर रहा था, बात ये खुशी खुशी कर कि रहा था। वो खुशी खुशी कर रहा था। तो हाँ, आप धीरे धीरे अपने सपनों को कैसे टोन डाउन करते हैं, कैसे धीरे धीरे और इसी में जिंदगी चलती है। अगर हम उसी पे फंसे रह जाए कि नहीं मुझे 10 मंजिला पे ही रहना है, तो फिर तो रहना है। तकलीफ हो जाएगी, जिंदा मुश्किल। बिल्कुल। और जो लोग 10वें से नीचे फ्लोर पे आने को तैयार नहीं होते, वैसे तो पागल हो जाते हैं या सुसाइड करते हैं। सही तो बात। हमें जिंदगी में जो भी मिले, ठीक है, बिरयानी पुलाव ना मिले तो जो मिले दाल रोटी खा के पेट तो भर ही लेना चाहिए। यही वेरी जिंदगी नाइस। का मंत्र होना चाहिए, कोशिश करते रहिए। बिल्कुल। हेलो सर। पूछिए, आप आवाज। भी पूछिए, और लोग नीचे सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, उनको ये भी सर, आप एक पूछ एक सकते हैं एक हमसे। आध में कमेंट बॉक्स में पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, साफ दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सर, एक हाँ। सेकंड। तो क्या बात बाबा। एक सर समीर अग्रवाल है, वो पूछ रहे हैं कैरेक्टर का सफर कैसे करते हैं। देखिए, वो हर राइटर का अपना अपना प्रोसेस होता है। जब कोई भी उपन्यास या लंबी कहानी लिखते हैं तो आपको दो चीज ध्यान में रखना चाहिए। एक तो शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से। ये दो चीज आपको अगर मिल जाता है तो बेसिक प्लॉट आपके पास आ जाए। उसका इन बिटवीन फील करना पड़ता है कि बीच में क्या होता है। आपको पता है कि हमें दरभंगा से लखनऊ जाना है, बाद जी। में डिसाइड करना है कि स्टेशन कौन सा होगा, बनारस के थ्रू जाएंगे, मोतिहारी से होके जाएंगे, गोरखपुर वाला रूट लेंगे। उसी तरह से काम करता है। तो एंड और बिगनिंग, शुरुआत अच्छी हो और एंड सेटिस्फाइंग हो। हैप्पी एंडिंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंडिंग लगे कि हाँ भाई, हमने 50 100 200 पेज पढ़े, तो एंडिंग में थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले कि लगे हाँ भाई कहीं हम पहुंचे। ये ना लगे कि बीच में छोड़ दिया। ओपन एंड भी हो तो कोई बात नहीं, ओपन एंड भी चलता है, लेकिन आपको लगे कि हाँ इससे रीडर्स को पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बिगनिंग और एंड हो, फिर बीच में मिल जाती है कहानी। आप उस कैरेक्टर के साथ टाइम गुजारेंगे, और धीरे धीरे जब लिखना शुरू करते हैं तो लगने लगता है कि वो रियल में अपना आदमी। आपको फील नहीं होगा कि वो फिक्शनल के बाद आपको वो दिखने भी लगेगा, वो गाइड भी करने लगेगा। वो अजीब लगेगा सुन के, जो वो शायद डायरेक्टली राइटिंग से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक मनोस्थिति हो जाती है लेखकों की, जब आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर आपको गाइड करने लगेगा। आप कुछ और लिखें, यस कहीं सर। चला जाए। जैसे मेरे सेकंड नोवेल में एक कैरेक्टर है जेसिका कार्टर। वो सिर्फ कहानी जब मैंने शुरू की थी तो उस कैरेक्टर का रोल था 5-10 मिनट का।
और उपन्यास खत्म होते होते वो हेलो। तो ऐसा भी होता है। यस हेलो। सर। हाँ, आवाज सर आपकी सर कट रही है थोड़ा सा। क्यों कुछ नेटवर्क का इशू लगता आ रहा है। अभी हाँ सुनाई सर, दे अब रहा है ठीक है, कि अब नहीं? ठीक है। नहीं, अब ठीक है सर। हेलो। हाँ, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अभी अच्छा, मैंने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। वो लास्ट अभी का सर बोल रहा कुछ था वो सर सुनाई। ला हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कई बार कैरेक्टर के साथ आप जीना शुरू कर देते हैं। वो फिक्शनल कैरेक्टर होता है लेकिन आपको लगने लगता है कि वो सचमुच का इंसान है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सेकेंड नॉवेल है अ मैन फ्रॉम मोतिहारी, उसमें एक जी। कैरेक्टर मैंने शुरू किया था, जेसिका कार्टर, एक अमेरिकन लड़की है, एक्टिविस्ट है। उसका 5 मिनट का रोल था एक्चुअली अच्छा। कहानी में। और जब उपन्यास खत्म हुआ तो कहानी की मेन हीरोइन बन चुकी थी। तो अच्छा। हाँ, तो हाउ द कैरेक्टर्स इवॉल्व आपको नहीं पता चलता, वो कैरेक्टर आप पे हावी होने लगता है। फिर उसका आप पक्षपात शुरू कर देते हैं, आपका फेवरेट हो जाता है। दिस इज बिल हाउ हैपन। लेकिन वो लिखते लिखते हो जाता है आपके अंदर। कैरेक्टर आपको गाइड करना शुरू कर देता है कहाँ जाना है। यस दे स्टार्ट सर। एक टॉकिंग। यस सर, एक अमीषा शर्मा है, वो पूछ रही है कभी ऐसा हुआ है कि कोई किरदार को आपने शुरू किया हो पर बीच स्टोरी में उसकी आवश्यकता नहीं लगी हो? सर नेट इस पर। शायद लगता है सर का नेट चला गया। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। एक सेकेंड में ट्राई करता बीच में नेटवर्क चला गया था। अभी सुनाई दे रही है ईशाओ? हूँ। हाँ हाँ सर, अब आ रहा है सर। हाँ हाँ, सवाल पूछिए फिर से, मैं सुन नहीं पाया। सर एक सवाल ये था कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कैरेक्टर को लिखना स्टार्ट किया हो बट वो कहानी के बीच में ऐसा कुछ जरूरी नहीं लगा वो कैरेक्टर और उसको बीच में ही रहने दिया हो आपने? हाँ हाँ वो होता है, बिल्कुल होता है। मैंने जैसे बताया ना कि जेसिका माइनर कैरेक्टर से मेजर कैरेक्टर बन गई, तो उल्टा जी भी जी। होता है। देखो मेजर से कैरेक्टर वो जैसे माइनर। पटना ब्लूज में आरिफ के 3 दोस्त थे। लेकिन बाद में ओ। मुझे लगा कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक मृत्युंजय काफी है। हाँ तो आई हाँ हाँ। ड्रॉप्ड। हाँ, इनिशियल वर्जन में 3 दोस्त थे, बाद में वो दो दो लोगों को हमने डिलीट कर दिया। अच्छा। गौरव जी थैंक यू। एक एक सर, एक तन्मय यादव है, पूछ रहा है क्या ऐसा कोई किरदार आपने लिखा जो आपके जीवन के एक समय पर बहुत महत्व रखता हो? देखिए, जो किरदार खासकर लिटरेरी नोवेल में जो सीरियस फिक्शन होता है, किरदार कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वो एक आदमी एक नहीं होता है। इम्पोर्टेंट। जी जी। हाँ, एक आदमी नहीं होता है, वो मल्टीपल होता है, 10 लोगों का मिला के, 10 लोगों का, 5 लोगों का, 3 लोगों का मिश्रण और कुछ अपनी कल्पना। जी। तो हर कैरेक्टर राइटर के लिए इम्पोर्टेंट है, हर कैरेक्टर से लगाव होता है। ऑब्वियसली जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको आरिफ या हाँ सुमित हाँ, का कोई भी ज्यादा स्टोरी अपना उसी समय। लगेगा। हाँ। हाँ हाँ। मैं चाहूंगा सर कि अब शायद, थैंक यू सो मच सर। एक मुझे लग रहा है शायद काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है, तो दो आप पूछ तीन सकते हैं कमेंट। और भी सवाल, अभी है थोड़ा टाइम है, पूछ सकते हैं। ओके और ओके, थैंक यू सर। दर्शक अगर कुछ पूछना चाहें, जो भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं के बारे में, जैसे हम जी सर, मैं वही। लोग डिस्कस कर रहे थे, तो
हिंदी के अलावा मेरी किताब बांग्ला में भी आई है, तमिल में आई है, तेलुगु में आई है, कन्नड़ में आई है, अरबिक में आई है, मराठी, यस सर। और भी कई भाषाओं में आ रही। भारत की तो लगभग सभी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उसमें आ चुकी। बांग्ला में इसका नाम आरिफ है। तो अच्छा, तो पूरे कंप्लीट हाँ बुक का नाम आरिफ है? हाँ, उपन्यास का नाम आरिफ है बांग्ला में। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये सर, ये उसी तरह से नॉवेल के नेम पे भी था सर, पटना ब्लूज एक, मतलब कैसे ये नाम कैसे आया सर? नाम बेसिकली कहानी मोस्टली पटना में थी, और थोड़ा कैरेक्टर का स्ट्रगल और परेशानी है, तो पटना ब्लूज वजह सुटेबल टाइटल। पहले ये नाम नहीं था, पहले थोड़ा अच्छा दूसरे तरह का नाम था। जैसे शुरुआत में मैंने नाम रखा था इन द कॉर्नर ऑफ ए हार्ट। नाम से पता अच्छा। चल सकता है कि क्या फील था। उसके हाँ बाद यस इसका सर। नाम रखा था द सैक्रेड ट्री, क्योंकि पीपल ट्री एक कहानी का एक तरह से टॉप की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। इट इज ए काइंड ऑफ टूल। पीपल ट्री है ना, यस सर। जहाँ पे सुमित्रा को देखता है जब हाँ दुख हाँ होता हाँ, है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्री को बहुत मेन कैरेक्टर बना के उसके इर्द किया गिर्द था। कोई फिर स्टोरी को रख। हाँ, फिर उसमें आरिफ जो है तीन तरह के सपने देखता है, ख्वाब, थ्री टाइप्स ऑफ ड्रीम। एक जगह देखता है ना, तो ये भी हाँ टाइटल था, थ्री हाँ जी। थ्री काइंड्स ऑफ ड्रीम। अच्छा लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो कहती नहीं यार, टाइटल ठीक होना चाहिए। और मेरा एक दोस्त है किशोर राम, केरला से है, प्रोफेसर है इंग्लिश अच्छा। लिटरेचर। वो भी कहता टाइटल ठीक नहीं है। मेरी वाइफ तो बार बार की सोचो कुछ और, क्या कि वो मेरे राइटिंग में बड़ा सीरियसली इन्वॉल्व रहती है। तो उनका अच्छा लिटरेचर में बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो पूरा एक एक चीज में घुसी रहती है। उन्होंने धक्के मार मार के लिखवाया एक्चुअली। फेसबुक पे टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो, वो देखती रहती है आके लिख रहा है कि। तो उन्होंने कहा कि नाम सोचो। तो मेरे दिमाग में अचानक ये पटना ब्लूज आया ना। पटना हम डालना चाहते थे नाम में, समझ में नहीं आ रहा। तो और नाम आते ही तुरंत पब्लिशर मिल गया। तो नाम काफी इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। कनेक्ट भी सर मैक्सिमम बिहारी लोग उन्हीं चीजों से हुए कि पटना एक बहुत ही रिलेटेबल वर्ड लग रहा है, तो हाँ, आशीष बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि ब्लूज का मतलब क्या होता है। ब्लूज का एग्जैक्टली हिंदी में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, लेकिन जैसे मलयालम में उन्होंने ट्रांसलेशन किया था पटना दुखम। तो मैंने कहा मलयालम में टाइटल रखा था पटना दुखम। तो मैंने कहा कि आप इसको मत रखिए। तो हम्म, तो उन्होंने पटना ब्लूज ही फाइनल रखा। ब्लूज इज ए जॉनरा ऑफ म्यूजिक। वेस्टर्न म्यूजिक में ब्लूज है। एरिक क्लैप्टन का यस। नाम सुना होगा, ही वाज ए फेमस ब्लूज सिंगर। तो दर्द भरे जो गीत होते हैं ना, एक तरह से फॉर्मेट तो जाज का होता है, जाज का फॉर्मेट होता है। ब्लूज जो गाया जाता है वो जाज का फॉर्मेट ही होता है। अच्छा लेकिन ब्लूज का मतलब दर्द, एक संघर्ष और दर्द की कहानी। पटना ब्लूज यानी पटना के अंदर रह के जो संघर्ष, जो स्ट्रगल, जो स्ट्रगल परेशानी को वगैरह। सामना करना। अच्छा, उसमें चौहान साहब पूछ रहे हैं कि नए लेखकों को क्या सलाह देना चाहिए। तो बस नए लेखकों को सबसे पहले सलाह की खूब पढ़ो, हर तरह की किताब पढ़ो। ये नहीं कि जिस तरह का लिखना है, हाँ जिस तरह का लिखना है वो तो पढ़ना जरूरी है ही, उसके अलावा और भी पढ़ो, क्योंकि हर तरह के राइटिंग का अपना इम्पोर्टेंट होता है। जी अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो पढ़ना इज ए फर्स्ट स्टेप। और जो भी लेखक बनना चाहता है वो एक किताब को 3 बार तो पढ़े। पहली बार तो स्टोरी एंजॉय करने में आप रह जाएंगे। दूसरी बार आप समझेंगे कि कैरेक्टर कहाँ जा रहा है और कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो आप पैरा बाय पैरा, चैप्टर बाय चैप्टर ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करेंगे। कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ, डायलॉग कैसे बोला गया, एक जगह से दूसरे जगह कहानी कैसे जाती है। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि लिखो। आप क्वालिटी की बात मत सोचो। मेरा शुरू वाला ड्राफ्ट तो बिल्कुल कचरा था, लेकिन मैं लिखता था। मैंने इस कंसिस्टेंट। पहले उपन्यास को कितनी बार लिखा होगा, आई डोंट, बहुत बार लिखा होगा, 10 लाख वर्ड लिखे हो तब जाके फाइनल। क्योंकि मैं तो वो भोजपुरी मीडियम वाला था, हिंदी भी नहीं, भोजपुरी हिंदी भी मैं भोजपुरी अंदाज में पहले बोलता था, अभी थोड़ा सुधार गया। तो मैं तो भोजपुरी मीडियम हिंदी मीडियम वाला था, जिद था कि इंग्लिश में लिखें। तो कहीं ना कहीं वो एक एक तरह दिखा। की जिद होनी चाहिए। और कोई भी कमेंट करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे बहुत ऐसे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वाले भी मिलते हैं लोग। हाँ, जैसे कि जो बताते हैं कि हाँ ये हाँ, नहीं। जिसको हम बताते हैं। हाँ एक समय था कि पटना यूनिवर्सिटी वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या इन कॉलेज में पढ़ते हो, क्या है भाई। हाँ हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटर कहता है कि इन कॉलेज का लड़का हिंदुस्तान टाइम्स में लिखेगा, वर्चुअली बेला दिया, हम लोग क्या कहते हैं ना, बेला दिया, वो वाली बात हाँ एकदम बिल बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन लेकिन मैं रुका नहीं। शुरू में मेरे 80 आर्टिकल रिजेक्ट, 80 एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन एक दो ऊपर नीचे हो, मैं भेज देता था। बॉम्बे, दिल्ली, कोई भी अखबार है, लिखा, टाइप किया, भेज दिया। होना मैं होगा, होगा रुकता नहीं, नहीं होगा था। नहीं। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में एक डैनियल थॉमस थे, ही वॉज ए जी। मलयाली, लेकिन वो पटना में उनके फादर पोस्टेड थे, वो तो वहाँ पे संडे मैगजीन के एडिटर थे, संडे एडिशन जो निकलता है उसमें। तो हाँ एक हाँ दिन जी। एक लेख लेके चला गया उनके पास, उन्होंने छाप दिया, शुरू हो गया। ही वॉज ए वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन। थैंक्स में मैंने सबसे पहले उनका ही नाम लिखा है book में। तो हाँ उनकी वजह से शुरुआत हुई। फिर लिखने लगे। फिर बीच में छूट गया था, शादी हो गई, तो फिर वाइफ ने पुराना आर्टिकल वगैरह देखा, और उपन्यास के 10-12 चैप्टर थे हेनरी के, बोलते इतना अच्छा चीज है, छोड़ क्यों दिए। हाँ, बोले अरे अब मन नहीं करता। अरे मन क्यों नहीं करता, बैंक से आते हैं, टाइम रहता है, कीजिए। तो फिर वो एक तरह से दिमाग खाना शुरू कर दी डेली एक सही सुझाव था सर। बेसिस। उसके बाद फिर उसने बिल्कुल नया एक सही। लैपटॉप भी खरीदा, कि पुराना डेस्कटॉप है, चलता नहीं, लैपटॉप पर लिखा। नया लैपटॉप अच्छा। खरीदा, और एकदम जान खानी। और बीवी हाथ जो के पीछे पड़ जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये सीखिए सीखिए। तो शुरू में कहती थी आप हाथ से लिखिए, हम घर पे अकेले रहते हैं, बोर होते हैं, हम टाइप करें। तो अच्छा। सुबह कहती थी कहाँ है मेरा टाइपिंग का सामान, तो मेरे लिए प्रेशर हो जाता था कि रोज सुबह उठ के 2-4 पेज लिखना ही पड़ता है। तो जब आधा हो गया तो लगा कि अरे, तो आधा आ गया, सामने दिखने लगता है ना मकान, तो हाँ फिर हाँ आदमी कि की अब हो स्पीड बढ़ गया। जाती है, अब पहुंच सकता है। हाँ, अब पहुंच सकते हैं। हाँ, तो फिर पहुंचा, फिर उसको रिराइट किए। और एक और नए राइटर्स को और एक चीज बताना चाहते हैं, कि आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैंने पहली गलती क्या की थी, कि फर्स्ट चैप्टर को 200-250 बार लिखे, फर्स्ट 6 चैप्टर, पहला 6 चैप्टर को मैंने 200 बार लिखा, तो कहानी आगे बढ़ नहीं रही थी। तो ओह। उसमें फंसने के बजाय, और क्वालिटी की चिंता मत करो, खराब है, ग्रामर गलत, कोई बात नहीं, सेकंड हम्म। टाइम थर्ड टाइम जब आप रिविजिट करोगे, तो यू हम्म। कैन टेक केयर ऑफ दैट। कई बार एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है, तो जो नियर बाई वर्ड है वो लिख दो, बाद में डिक्शनरी से हाँ ये ढूंढ के होता वहां है पर सर, काफी डालेंगे। बार लिखते वक्त हाँ, ये सब। फ्लो में रुको मत, फ्लो में मत, जी और जी। डेली लिखो आप, राइट एवरी डे। नहीं लिखा है तो ओके। कंप्यूटर के सामने या कॉपी लेके बैठ जाओ। ये लिखूंगे। मतलब जैसे पूजा पाठ में होता है ना, आदमी मन करे ना करे, आंख बंद करके बैठ जाता आंख बंद करके है, बैठ ही उसी जाता है। तरह। हाँ बस, कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ। मैं भी करता हूँ, कई बार एक शब्द भी नहीं दिखाता है, कई बार 2000-3000 वर्ड निकल आता है। तो सही अगर है। आप 500 वर्ड पर डे लिख रहे हैं, तो आपका 100 दिन में 50,000 वर्ड, 100 दिन में 50,000 वर्ड हो जाएगा, 50,000 है ना। तो पूरी जाएंगे। हाँ, और छोटे मोटे उपन्यास बन जाएंगे। बड़ा भी लिख रहे हैं तो 200 दिन, तो सही है। 6 महीने में उपन्यास लिख सकते हैं आप। एक बार स्पीड पकड़ लेते हो और कम टाइम में लिखा था। और कम टाइम लगता है। जी। कोशिश तन्मय करनी है यादव। बस। यस, तन्मय यादव पूछे सर, अगर आपको किसी बड़े उपन्यासकार के साथ काम करने का मौका मिला तो आप किसके साथ काम करना चाहिएगा? नहीं, काम उपन्यास तो अपना अकेले वाली चीज है। वैसे तो मैं ज्यादातर सभी लोगों से मिला हूँ और जानता भी हूँ बाई चांस, शशि थरूर से लेके सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अटीगा, अरुंधति राय, सबको जानता हूँ। और बहुत लोगों से आमना सामना भी हुआ है, और कई बार हुआ है। कई बड़े लेखकों के साथ साथ में स्टेज भी शेयर किया है। तो उपन्यास ही जो मतलब उपन्यास जो है अपना इंडिविजुअल चीज है, किसी के साथ काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे जहाँ तक फेवरेट राइटर हैं अभी नए में खासकर, तो रोहिंटन मिस्त्री को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो बॉम्बे के राइटर है, कनाडा में रहते हैं। उनका उपन्यास अच्छा। है अ फाइन बैलेंस, वो मेरा बहुत फेवरेट है। अरुंधति राय मुझे पसंद है, हाँ, तो अरुंधति राय उनको मैं सही। दीदी दीदी कहता हूँ। तो शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, बहुत अच्छी हैं वो। उसके अलावा मुझे नाइजेरियन राइटर्स पसंद हैं, खासकर चिमानंदा adichie मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। एक बार फेस अच्छा। टू फेस मिला भी हूँ मैं उनसे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल।
सलमान रश्दी भी पढ़ते हैं, विक्रम सेठ भी मुझे अच्छे लगते हैं, खासकर उनका सुटेबल बॉय मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे राइटर हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, और इंडिया के भी हैं और हिंदुस्तान के बाहर के भी कई सारे राइटर हैं। सर आप अपने बुक के लिए कभी सोचे सर कि हाँ ये एक ऐसा बुक है जिसपे कभी फिल्म भी बनना चाहिए? हाँ हाँ, मेरे पटना ब्लूज के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर, क्योंकि अभी तो मेरे सेकंड बुक के लिए मेरा एजेंट भी है, और मेरा हॉलीवुड एजेंट भी है, और लिटरेरी एजेंट भी है न्यूयॉर्क का। तो वो हॉलीवुड हाँ एजेंट काफ़ी लोगों से बात कर रहा है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड हैं, और जी, शायद वेब सीरीज जल्दी ही बने। बहुत लोगों से ऑफर आया है, फाइनल नहीं हुआ है, देखिए क्या होता है। बहुत लोग इंटरेस्टेड, जरूर हॉलीवुड वाले एक भी हैं, बहुत इंतजार रहेगा सर। और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो मेरे से टच में हैं। कई लोग मिलने आए, बात नहीं बनी, वो थोड़ा चेंज ओन ज़्यादा चाहते थे, तो मैं एग्री नहीं किया। कई बार फिनेंशियल टर्म्स मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। अभी भी कई दो तीन प्रोड्यूसर तो अभी टच में हैं, बड़े बड़े हैं, दे आर बिग नेम, जो बड़े बड़े हीरो को लेके फिल्म बनाते हैं। हॉलीवुड में भी कई लोग इंटरेस्टेड हैं, जो मेरा हॉलीवुड का एजेंट है उसके वजह से। ओ, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, Let's गुड see। लक। यस सर। सर, एक अमीषा है वो पूछ रही है कि कंटेंट की ओरिजिनलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कई बार किसी कहानी को दोहराया भी जाए पर उसको उसको बताने की तरीके काफी में फर्क होता है। दो चीजें, ओरिजिनल वर्ड ही अपने आप में बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि जितनी कहानियां हो सकती थी सब कही जा चुकी। आप अपने पुराने ग्रंथ महाभारत रामायण उठा लें, तो एक एक ग्रंथ में 1600 1800 कहानी, एक कहानी नहीं है, कहानियां। कहानी के अंदर कहानी। तो मोस्टली जी, कहानी कही जा चुकी है। तो आज के डेट में अगर ओरिजिनलिटी की बात करेंगे तो पेश कैसे करें? सेम सिंड्रेला की कहानी कितनी बार दोहराई। अगर एक गरीब लड़की है, कोई अमीर लड़का आता है शहर से और उसको सपनों का राजकुमार मिल जाता है, तो वही सिंड्रेला ही है, और कोई कहानी नहीं है, लेकिन उसको नए माहौल, नए दिखाया है। कल्चर। हाँ, छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे अब बिल्कुल। रामायण ही, जी, रामायण में क्या है कि सौतेली माँ है, उसको जी। हमने बना दिया हम आपके हैं कौन। कहानी वही है, सेटअप चेंज कर दिया। हम आपके हैं, सॉरी, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, सॉरी, हम साथ हम साथ साथ हैं, साथ, हाँ। हाँ, हम साथ साथ क्या है, रामायण ही है ना। हाँ, सौतेली हाँ, माँ है, चार। अपने बेटे हाँ, को गद्दी पर बैठाना चाहती है, तो बड़े बेटे को गांव में भेज देती है। जी, जी, जी। तो कहानी वही है, लेकिन पेश किस तरह से करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ तो जी, नया इनपुट डालना चाहिए, और एक बार जब लिखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से निकल आता है। जैसे मैंने बताया ना, कैरेक्टर खुद ही आपके कान में कुछ खुद ही सुनाना शुरू आपके कर यहाँ। देता जी, है। एक मेंटल स्टेट आ जाता है कि आपको लगता है कैरेक्टर बात कर रहा है। तो ओरिजिनलिटी जरूरी है, कोई हाई कॉन्सेप्ट हो, कोई नया आइडिया हो तो बढ़िया है, लेकिन जो पुरानी कहानी है उसको भी आप रिसाइकल कर सकते हैं। और कहानी हर जगह पड़ी हुई है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक किसी ने व्हाट्सएप पे एक 2 लाइन का मैसेज भेजा, उसमें मैंने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी। ठीक है, कहीं पे अब जैसे सेकंड नोवेल क्या है, मैं जॉर्ज ऑरवेल के जो जन्म स्थान है वहां पे गया था, तो अचानक दिमाग में आया कि अगर कोई जॉर्ज ऑरवेल वाले रूम में ही पैदा हुआ हो तो उसका क्या हो। क्या होगा? हाँ, तो वो वहां से कहानी निकल गई। एक कैरेक्टर है जिसके माँ बाप रात को लौट के आ रहे हैं, उसकी माँ 8वें हाँ, महीने में है, वही मजबूरी हो जाती है कि वहीं पे बर्थ हो जाता है। अब जी, बैलगाड़ी जी। है तो बैलगाड़ी में नहीं हो सकता, चलो उस वीरान महल में ही, बंगलों में ही चले जाते हैं। और हाँ, जब हाँ, उसको ये फैक्ट पता चलता है कि उसी रूम में पैदा हुए थे जहाँ ऑरवेल हुआ था, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो कुछ और सोचना जी। शुरू कर देता कुछ और सोचना है। तो शुरू कर ऐसे कहानी शुरू होती है, एक घटना से, या कोई कैरेक्टर ऐसा मिल गया तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बन जाता है। एक दें। कैरेक्टर आपने सोचा, बस उसके बाद आगे पीछे आप जोड़ते हैं कहानी, या कोई घटना, अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ, अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ, आपने कोई न्यूज पढ़ा कि एक आदमी जो है हवाई जहाज के पहिए में लटक के लंदन चला गया, हाँ, ऐसा हाँ, हुआ था, चला गया तो हाँ, वो अकड़ के मर गया, ही डिड नॉट सर्वाइव, लेकिन वो चला गया। फॉर हाँ, हाँ, एग्जाम्पल मानो कि वो सर्वाइव करता था, अब आपकी कल्पनाशील था, वो हवाई हाँ, जहाज में छुप के चला गया और वो सर्वाइव कर भी गया, क्योंकि वो लंदन तक तो जिंदा था, क्योंकि अगर नहीं होता तो गिर जाता, भैया में गिर छुपा था तो जाता। गिर जाता, पकड़ के बैठा हुआ।
सरवाइव कर जाता है। कौन है भाई, क्यों गया, क्या कहानी थी, उसके जाने से किसके लाइफ पर फर्क पड़ा, उसे कोई प्रेमिका थी, माँ थी, बाप थे, लंदन जी में जी। किससे मिलने गया था, वो हवाई जहाज से क्यों नहीं गया, इस सारी पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। फिर कहानी बनाता है, फिर उस कैरेक्टर के बारे में आप सोचते हैं, लंबा है, चौड़ा है, हैंडसम है, नाटा है, गोरा है, सांवला है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो फिर वो एक हार्ड एंड मास का एक इंसान सामने नजर आता है, उसकी अपनी कहानी। लेकिन आपका पॉइंट क्या था? आपने न्यूज में पढ़ा कि एक आदमी हवाई जहाज के पहिया फिर बैठ वाला के जो व्हील, हाँ, वहां पे जगह होता है, उसमें छुप के चला उस पे बैठ के, हाँ, गया, लंदन लटक के चला चला गया। गया वर्चुअली। हाँ तो वहां से आपको कहानी मिली। उसी तरह कोई कैरेक्टर है जिसके बात करने का अलग अंदाज है, उससे आपको कहानी मिली। कहीं पे आपके दिमाग में अचानक आइडिया आ जाता है, कई बार व्हाट्सएप मैसेज से आपको कहानी मिल हाँ, जाती बिल्कुल है कि होता है बस। सर, ये काफी बार हाँ, होता है जी। आपको 2 लाइन का मिला, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी है कि आगे पीछे जोड़ के उसको, आगे पीछे जोड़ के जो, हाँ हाँ, जी। खींच के बना दीजिए। रबड़ है, जी। खींच के बना दीजिए आप। हाँ जी। और पुराने क्लासिक्स हैं, उनका आप जिस्ट उठा के उससे भी कर सकते हैं। कोई पुराना उपन्यास है जिसमें कहानी वही है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अन्ना केरेनीना से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था मेरा। तो मैंने उससे क्या लिया कि एक यंग लड़का है, 24 साल का, हाँ उस वो हाँ। ट्रेन में सफर, वो ट्रेन में उसके माँ के साथ एक लेडी सफर कर रही है, 30-35 साल की। वो स्टेशन पर रिसीव करने जाता है, उससे रिसीव करें। मिलता है और इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको अच्छा लगता है कि उसने उसकी माँ का ख्याल रखा सफर के दौरान। शी इज वेरी हाँ काइंड, शी इज ब्यूटीफुल। यहाँ भी वही होता है कि आरिफ को सुमित्रा मिली, उसने उसके बाप को हाँ। हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में पहुंचाया। पता चलता है कि रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार आप एज ए पार्टनर कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन कंपेनियनशिप नहीं मिलता। हाँ, एग्जैक्टली कंपेनियनशिप कैसे एग्जैक्टली। मिलेगा? हाँ, कि आपका इंटरेस्ट, आपका चॉइस, आप शायरी चॉइस सुना है। रहे हैं, आपका पार्टनर सो गया, सो गया। है ना? हाँ, कई तो बार वो फिर, होता है। तो फिर आप बिल्कुल। दोस्ती कहीं और ढूंढने लगते जी हैं। जी। वो एक इमोशनल नीड्स को पूरा करता है। तो आरिफ और सुमित्रा के साथ यही होता है। हाँ आरिफ को जिस बिल्कुल। टाइप की लड़की चाहिए, उस टाइप की शायद उसके आसपास नहीं है। उसकी शादी जिससे फिक्स हुई है, उस टाइप की नहीं है। और उस टाइप की सुमित्रा को नहीं है, जैसा बिल्कुल। हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड को प्यार तो कर रही है, रिस्पेक्ट भी कर रही है, लेकिन वो चीज नहीं, उसके साथ शेरो शायरी नहीं कर सकती, वो शायद, डिस्कशन नहीं। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंपेनियनशिप के चक्कर में वो, चलिए। सर, एक समीर अग्रवाल है सर, वो पूछ रहे गुलजार साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? गुलजार साहब अच्छे शायर हैं, अच्छे गीत लिखते हैं। तो एक दो बार आमना सामना हुआ है, जान पहचान तो नहीं, उनकी बेटी से तो कई बार मिले हैं लिटरेचर फेस्टिवल। गुलजार हाँ। साहब को सामने से देखा है, मिला नहीं। तो अच्छे शायर है, उर्दू के अच्छे शायर हैं। और उनका नाम, पूरा नाम जानते हैं ना? संपूर्णानंद सिंह कालरा है उनका असली नाम। तो नाम तो उनका शायर वाला नहीं है, और खतरनाक है। लेकिन वेरी नाइस फेलो, अच्छे हैं। और जिस बैंक में काम करता हूँ, उस बैंक का उन्होंने जो गीत है वो भी लिखा है। तो अच्छा। मेरे बैंक में भी आए थे फंक्शन। तो हाँ। अच्छे हैं, शायरी अच्छी करते हैं। गौरव चक्रवर्ती कह रहे हैं सर, मेरे ही मतलब बैच के हैं सर, वो कह रहे हैं निफ्टम आइए सर, मतलब मेरे कॉलेज में आइए सर कभी। हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो जब कोरोना कम आ जाए तो फिर ऑफिशियली इनवाइट कीजिए, आई विल सर्टेनली कम। और जी जी। चक्रवर्ती दा, बांग्ला में भी किताब आई है मेरी, इट इज कॉल्ड आरिफ। हाँ, वो आप तो वो अंग्रेजी में, एक्चुअल वो वो तो एक्चुअली अंग्रेजी में बंगाल ही से पढ़ते थे। होंगे, हम जान रहे हैं कि वो तो अंग्रेजी में ही पढ़ते होंगे। मैं उनके बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आजकल का नया जनरेशन सब तो अंग्रेजी में ही पढ़ता है। अच्छा, तमिल में खास बात क्या हुई थी कि तमिल वाला इंडिया से ज्यादा श्रीलंका में बिका है। श्रीलंका का जो नॉर्थ साइड है, जाफना वाला, वो तमिल डोमिनेटेड है ना, तमिल आपको पता ही डोमिनेटेड है, होगा। हाँ। हाँ, जी। तो बटिकलोवा लिटरेचर बुक फेयर में पूरा सोल्ड आउट हो गया। और मुझे बहुत श्रीलंकन लड़कों के मैसेज आते हैं, जो तमिलियन, तमिल श्रीलंकन है, जो तमिल तमिल बोलते हैं। श्रीलंकन। हाँ। हाँ, हालांकि सिंहलीज लोगों ने, क्योंकि कोलंबो में मेरी किताब अवेलेबल थी अंग्रेजी वाली, लेकिन तमिल काफी बिकी है, वो तमिल वर्जन, तमिल अच्छा। वर्जन जो किताब है वो काफी बिकी है। और और अभी रिसेंटली अरेबिक में आया, हाँ, अरेबिक में आपने आया तो। है। हाँ हाँ, अभी अरेबिक में आया है। और वो इजिप्ट और मिडिल ईस्ट में अच्छा कर रहा है। अगले महीने शायद पंजाबी में आए।
गुरुमुखी में। अच्छा। तो पंजाबी में अगले महीने में पब्लिश होगा चंडीगढ़ से। उसके बाद और भी भाषाएं हैं, जैसे फारसी में, उर्दू में, सिंधी में, हाँ। कोंकणी में, ये सब आने वाला है। और बाकी मेरी एजेंट सब बात कर रही है पब्लिशर से, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, ये सब के लिए। सर तो आपकी जो नई बुक है सर वो कब तक सर पब्लिश अभी होने का है? मेरी एजेंट ने उसको पिच करना शुरू कर दिया है। इंडिया के अच्छा। कई पब्लिशर बड़े बड़े इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी देखिए फाइनली हाँ। डील क्या होता है, क्योंकि अब मेरी एजेंट डिसाइड करेगी। अभी तो वो फिनेंशियल टर्म्स भी थोड़ा ज़्यादा मांगेगी। और पहले में क्या था कि मैं तो नया था, तो मैंने तो खुद ही डील किया था, तो जो पैसे हाँ। दिए रख लिया। वो नहीं भी जी। देते पैसे तो शायद मैं मान जाता, लेकिन जो भी पैसा दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे कंडीशन नहीं लगाए, राइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ले लिया था। हालांकि मैंने फिर भी सिर्फ साउथ एशियन राइट्स ही दिया था, इंडिया के बाहर का राइट्स उनको नहीं दिया था। वो सारे अच्छा। राइट्स ले लेते हैं ना, बाद हाँ में हाँ आपका जो बिल्कुल। इनकम होगा तो उसमें वो शेयर मारेंगे। ओ। तो अभी चल रहा है, तो उम्मीद है कि 2022 में आना चाहिए। अच्छा। तीसरी किताब अब लिख रहे हैं, थर्ड नोवेल लिख रहे हैं, और एक नॉन फिक्शन प्रपोजल सबमिट किया है एजेंट को। अच्छा। तो मल्टीपल आइडेंटिटी के कि एक आदमी की पहचान कितनी तरह से होती है, धार्मिक पहचान होती है, सामाजिक होती है, भाषाई होती है। आप सिर्फ मुस्लिम नहीं है, आप खान भी है, आप बिहारी भी हैं, आप हाँ वही हाँ। आप मोतिहारी वाले भी हैं। क्योंकि मैं हाँ। अलीगढ़ में गया था तो गया वाले चिढ़ा रहे थे कि चंपू हो क्या तुम। चंपू मतलब यू आर फ्रॉम चंपारण। चंपारण। तो हाँ, उसके बाद भोजपुरी, हम लोग का भोजपुरी थोड़ा अलग है। सहारा बक्सर वाले मजाक उड़ाते थे, कैसा भोजपुरी बोलते हो, अजीब भोजपुरी बोलते हो। तो वहाँ भी भाषाई स्ट्रगल थी। हिंदी वाला कह रहा है तुम भोजपुरी स्टाइल में हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी वाला बोलता है कि तुम हिंदी स्टाइल में अंग्रेजी बोलते हो, और जो भोजपुरी वाला वो भी कह रहा है कि तुम्हारे वो वाला भोजपुरी का भोजपुरी टोन, नहीं एक्सेंट, हाँ भोजपुरी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम लोग का भोजपुरी थोड़ा अलग तरह का है। भोजपुरी है। और बज्जिका का मिक्स है, बस बज्जिका का भी इन्फ्लुएंस है, भोजपुरी भी है। तो ओ। खिचड़ी टाइप की भाषा है, भोजपुरी नुमा, जैसे भोजपुरी वेस्ट नुमा। इंडीज में बोलते हैं उस तरह से। वो उस तरह से नहीं, वेस्ट इंडीज में तो अवधी वगैरह मिक्स है भोजपुरी में। जो सतनामी बोलते हैं, वेस्ट इंडीज में बोलते हैं ना, भोजपुरी का एक रूप है सतनामी। सदनामी। सतनामी में थोड़ा अवधी भाषा का भी इन्फ्लुएंस है, भोजपुरी अवधी का हाँ। मिक्स होता है। उसी तरह हम लोग की भाषा में वो भी भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। आप क्योंकि सर मैं बेसिकली मैथिली से हूँ, मिथिलांचल से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, हम्म। तो आपने मैथिली का जिक्र किया इसलिए। तो अहाँ मैथिली बाजै छी? हाँ हाँ हम बाजे छियै सर मैथिली। एक्चुअली मैं दरभंगा में पढ़ा हूँ ना, राज हाई स्कूल में। हाँ हाँ। तो 8वीं दरभंगा तक में वहीं राजा। पढ़ा था। 8वीं के बाद फिर अपने गांव चले गए, तो वहाँ से 10वीं पास। मैथिली के क्लास कई बार अटेंड करते थे। हरिमोहन झा और ये सब का दही चूड़ा चीनी, ये सब मैंने क्लास में पढ़ा है। और विद्यापति, टी पार्टी एक फेमस था कि वो बंदा जो है टी पार्टी में पेट सुना के जाता है, वहाँ कुछ खाने को मिलता नहीं है ट्रैवल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाँ को भी समझ में आएगा है। हाँ, तो ये चीज हाँ ठीक है। ईशो तो खत्म कर देते हैं, 1 घंटा हो गया, दो हाँ हो हाँ गए। सर। थैंक यू और सो मच सर। और जितने भी दोस्त लोग आए यहाँ पे सुनने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। कोई नया लेखक बनना चाहता है तो मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ मदद के लिए। और अगर किताब पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर फीडबैक दीजिए और रिव्यू कीजिए कि लोगों तक पहुँचे। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन वही है, शेयर नहीं करते अपना व्यू। तो शेयर व्यू हाँ करने से हाँ बहुत लेखक को फायदा होता है। और ये ठेठ बिहारी कहानी है, हम चाहते हैं गांव देहात की कहानी दूर तक पहुंचे, बिल्कुल सर। हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के बाहर। ठीक है ईशा, ठीक है। बहुत थैंक बहुत यू सो मच शुक्रिया। सर। थैंक यू। वेलकम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल थैंक यू रखिए वेलकम और सर। अच्छा करते रहिए। गुड नाइट। जी सर। टेक गुड नाइट केयर, सर, थैंक यू बाय। सो मच। बाय। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही एंटरटेन करने का। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।